हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप सबको पता होगा, अगर आप थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल नॉलेज रखते हो या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो आप सबको पता होगा कि ये टॉपिक आजकल बहुत न्यूज़ में है, राइट। एंड इस टॉपिक से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि ये न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, ये बेसिकली क्या इशू है, किस तरीके का इम्पैक्ट अभी ग्लोबल सिचुएशन पे डाल रहा है, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। बट आप इमेजिन करो कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई अगर एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता हो, एंड अगर वो रास्ता एक दिन के लिए, जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ एक दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा होगा, राइट। बट वो काफी दिनों से बंद है एंड उसके वजह से एक ग्लोबल केओस क्रिएट हो गया है। और उसकी वजह से क्या हो गया है कि जितने भी ऑयल प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो गए हैं, वो अचानक बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं? ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। उसके अलावा क्या क्या इम्पैक्ट हो गया है, तो उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी एनर्जी सिक्योरिटी है वो सब डेंजर में हो गए हैं। तमाम कंट्री के क्या क्या डेंजर में आ गए हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी डेंजर में आ गया है। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गया है। ये सब प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये जो अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो है ये ब्लॉक्ड है। किनके द्वारा ब्लॉक्ड है? तो आपको पता होगा कि ईरान ईरान इजराइल एंड रशिया, ईरान इजराइल एंड यूएसए का जो अभी चल रहा है वार, उसकी वजह से। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या कुछ छोटे मोटे डिटेल्स कवर करेंगे, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज एग्जैक्टली कहाँ है, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को, उसके अलावे कि ये वर्ल्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड उसके अलावे कि इसके आसपास जितने भी जियो पोलिटिकल टेंशन होते रहते हैं उसका कोर रीजन क्या होगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी से ये कनेक्टेड है। क्योंकि इंडिया का जो पूरा इकोनॉमी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, ये सब जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कनेक्टेड है। तो ये सब को हम लोग देखेंगे। उससे पहले इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कहाँ, उसको देखना जरूरी हो गया। ये मैप को आप गौर से देखें, इस मैप के आप चौहद्दी को देखिए, गौर से समझें। तो इस मैप में आपको दिखेगा कि ये जो नीला भाग है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, उसके अलावे इसके नदर्न साइड में ईरान है, सदर्न साइड में यूएई है, और उसके जस्ट आप समझ लो कि यहाँ उसके बगल में ओमान है। आप ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, ये सब से घिरा हुआ, ये सब के बीच से होके स्टेट ऑफ हॉर्मुज गुजरता है। लेकिन उससे पहले ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है का क्या, तो ये एक नैरो पैसेज है। नैरो पैसेज मतलब एक वाटर चैनल। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, तो ये एक नैरो पैसेज है। ये एक नैरो पैसेज है जिसे हम लोग एक वाटर चैनल भी कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू ये जाता है। और ये ज्योग्राफिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखोगे ये जो पर्शियन गल्फ है, ये जो पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान होता है, उसको ये कनेक्ट करता है। किसको किसको कनेक्ट करता है? तो पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को ये कनेक्ट करता है। इसके नॉर्थ साइड पे क्या है? तो ईरान है। नॉर्थ साइड पे क्या है? ईरान है। साउथ साइड पे क्या है? तो यूएई और ओमान लोकेटेड है। अगर हम इसके ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो ये था। लेकिन अगर इसके ज्योग्राफी को देखें, किसके ज्योग्राफी को? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ज्योग्राफी को देखें, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये है एक नैरो पैसेज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका जो टोटल लेंथ है, इसका जो टोटल लेंथ है, आप शॉक हो जाओगे। क्योंकि आप जब भी इंटरनेशनल वाटर की बात करोगे तो इसका लेंथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका लेंथ अराउंड आप समझो 160 टू 170 किलोमीटर मात्र है। और ये जो आप नैरो पैसेज का जो ये विड्थ देख रहे हो, ये जो एक नैरो पॉइंट पे जो ये विड्थ देख रहे हो आप, ये जो विड्थ देख रहे हो, ये मात्र 30 टू 35 किलोमीटर है। एंड जस्ट इमेजिन कि ये जो विड्थ, ये जो एकदम आप ये वाला भाग देख रहे हो स्पेसिफिकली, ये वाला भाग, ये मात्र 30 से 35 किलोमीटर हार्डली इसका विड्थ है। और उसी के थ्रू 20% ऑफ ऑयल कंट्रोल, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है, अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इसके थ्रू होता है, इसी के थ्रू होता है। अब ये आ जाता है कि ये रास्ता इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पर्शियन गल्फ के ऑलमोस्ट सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए इसी रूट का यूज करते हैं। जितने भी पर्शियन गल्फ के जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सब यही रास्ता यूज करते हैं, सब यही रास्ता टू एंड फ्रो के लिए यूज करते हैं, राइट। अब इस कंट्रीज में कौन को, क्योंकि अब आपको ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज है जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसके थ्रू करते हैं, क्योंकि उनके तो इकोनॉमी को हिट करेगा अगर वन इट इज क्लोज्ड, जो कि अभी करेंटली क्लोज्ड है। तो इस कंट्रीज में आपको दिखेंगी सऊदी अरबिया, सऊदी अरब आपको दिखेगा। उसके बाद आपको कौन दिखेगा? ईरान दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा इराक, राइट। उसके बाद आपको दिखेगा कुवैत। कुवैत के बाद आपको कौन दिखेगा? यूएई दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा कतर।
ये सब जो कंट्री है ना, क्योंकि ये सब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं और ये सब अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए इसी रूट का यूज करते हैं, ठीक है। और इनका ऑयल शिप्स के थ्रू स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर कहाँ कहाँ जाता है, तो ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक पैसेज है, तो होकर फाइनली पहुंचता कहाँ है, तो ये जाता है एशिया, ठीक है, उसके बाद जाएगा अपना यूरोप, उसके बाद जाता है अमेरिका। तो इसलिए ये ग्लोबली इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जब भी अगर मान लो ये क्लोज्ड है, तो ये जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है उसको भी इम्पैक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एंड जो कंट्री इसे इंपोर्ट कर रही है उसे भी हिट करेगा। यू कि आपके पास पैसे होंगे बट यू वोंट बी एबल टू गेट इट। आप करंट क्राइसिस देख लो, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अब आ जाता है कि ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये रूट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब दुनिया के पर्सपेक्टिव से देख लो तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, ये दुनिया के नजरिए से इतना इंपॉर्टेंट रूट क्यों है। आप उसी रूट की वजह से अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन देखो तो ईरान का एक दबदबा है जियो पॉलिटिक्स में, उसका मेन कारण ये है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वो नदर्न पॉइंट पे बैठा हुआ है, उसका पूरा कंट्रोल है उस पे। तो ये रूट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो दुनिया का सबसे एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कीवर्ड है, एनर्जी चोक पॉइंट। इसे कहा जाता है एनर्जी चोक पॉइंट। अब ये एनर्जी चोक पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे भाषा में समझो कि एनर्जी चोक पॉइंट होता है कि एक ऐसा नैरो रूट जहां से मैसिव अमाउंट में ऑयल या गैस ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका एक नैरो रूट है, उसके थ्रू क्या होता है कि मैसिव अमाउंट में, बहुत अमाउंट में ऑयल हो, गैस हो या जितने तरह के एलएनजी हो, वो सब ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए इसे एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है कि मतलब कि अगर आप ये जो 30 to 35 किलोमीटर का जो ये विथ है इसे चोक कर दो तो पूरे ग्लोबल ट्रेड का एनर्जी चोक हो जाएगा, लिटरली चोक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज आल्सो नोन एज एनर्जी चोक पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं, जो क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये हो सकते हैं कि दुनिया के ऑलमोस्ट 20% जो ऑयल शिपमेंट है, ऑलमोस्ट 20% ऑयल शिपमेंट जो है इसी रूट से पास होते हैं। कितना, 20%। आप इमेजिन करो, आपको लग रहा होगा कि 20% एक छोटा नंबर है, बट नहीं, 20% एक बहुत बड़ा नंबर है। कई आप समझ लो कॉन्टिनेंट को ये इम्पैक्ट कर सकता है। उसके अलावा एक फैक्ट ये है कि आप डेली बेसिस पे मिलियन मिलियन बैरल्स ऑयल टैंकर इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। आप समझ लो कि मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल टैंकर आप मान लो, ठीक है। क्या होता है, तो सबसे पहले 20% ऑयल शिपमेंट का ट्रेड इसी रूट से पास होता है। उसके बाद हर दिन मिलियन बैरल ऑयल टैंकर पास होता है। अब आप सोचो कि एक दिन के लिए बंद कर दोगे तो क्या इंपैक्ट हो जाएगा, 1 मिलियन ऑयल बैरल ऑयल टैंकर इसके थ्रू पास होता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मेजर पोर्शन जो है ये एशियन कंट्रीज को जाता है। ये जाता कहाँ है, तो एशियन कंट्री के। इसलिए कहा जाता है कि जब भी ऐसा कुछ ये ईरान अगर बंद कर दे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज को होगा। और सबसे ज्यादा और उसमें कंट्रीज में कौन कौन होंगे, जैसे होंगे इंडिया, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। इसका मतलब कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कोई डिसरप्शन हो जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्ट एशिया की इकोनॉमीज को पड़ेगा। किसकी इकोनॉमी को, एशियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा कि अगर किसी तरीके का डिसरप्शन हो जाए, जो कि अभी आप देख रहे होंगे। अभी आप देख रहे हो कि इकोनॉमीज को कितना मार पड़ रही इसी वजह से, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड पावर्स ने इस रूट को ओपन रखने के लिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं कि जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं, आपके दिमाग में जो भी वर्ल्ड पावर्स आ रहा है, बीट यूएसए, बीट रसिया, बीट चाइना, ये सब कभी नहीं चाहते कि फॉर एनी मैटर ये जो आपका 30 to 35 किलोमीटर का रूट है ये कभी भी चोक हो, कभी भी बंद हो, ड्यू टू एनी वारफेयर क्राइसिस, ये कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि ये जो अपना हॉर्मुज जल संधि है, इसमें हमेशा इतना टेंशन क्यों रहता है, कि क्या इसका कारण क्या है बेसिकली, ठीक है। कि और किसी भी पॉइंट से आप देख लो तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ, नॉट ओनली ऑन दिस करंट सिचुएशन, आप ऑलवेज यू विल फाइंड एवरी 3 months 4 month देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ टेंशन, हमेशा कोई ना कोई तरह का विवाद यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उसके जियोपॉलिटिकल कुछ रीजन ऑब्वियस से बात है होंगे। ऑब्वियस से बात है कि जब ये एक इतना बड़ा होल्डिंग है इसके पास, तो कुछ ना कुछ इसका जियोपॉलिटिकल रीजन होगा। वन ऑफ द मोस्ट जियोपॉलिटिकल रीजन इज स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ ईरान। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मैंने आपको बताया कि यहाँ जो जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे, तो यहाँ पे आपका है ईरान, राइट, और यहाँ पे आपका जो है ओमान है, ठीक है। अगर आपको मैप याद हो, मैं यहाँ पे, एक मिनट, आप जस्ट मिनट, तो आप देख सकते हो कि यूएई और ओमान, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ईरान है, ठीक है, राइट, और यहाँ पे है यूएई और यहाँ पे है ओमान।
और ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्पेसिफिकली ईरान का जो है, ईरान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो नॉर्थ साइड में बैठा हुआ है, उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन से यहाँ पे हमेशा एक क्योस क्रिएट रहता है। ईरान का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ कोस्ट पे लोकेटेड है, आपको पता है कि ये नॉर्थ कोस्ट पे लोकेटेड है, और इसी वजह से ईरान का इस रूट पे काफी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। आप यूं समझो कि ये ईरान एक टोल प्लाजा की तरह है, इसलिए उसका काफी स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। कई बार ईरान ने तो वार्निंग तक दिया है कि अगर अ, इस पर वेस्टर्न सैंक्शन या मिलिट्री प्रेशर बढ़ता है तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। ये ब्लॉक करने से पहले उसने वार्निंग दे दिया है। क्या वार्निंग दिया है कि अगर उस पे, जैसे कई तरह के वेस्टर्न सैंक्शन होते हैं, जैसे इंडिया पे टैरिफ लग गया, तो वेस्टर्न सैंक्शन आप अगर मुझे लगाओगे या किसी तरीके का मिलिट्री प्रेशर आप मुझ पे बढ़ाओगे, किसी तरीके का मिलिट्री प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ, तो मेरे पास आई हैव नो अदर ऑप्शन देन ब्लॉकिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान अभी कर चुका है, राइट। तो वो पहले से ही उसका उसका क्लियर है, क्योंकि उसकी उसकी ईरान ने स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से उसका क्लियर है कि अगर आप हमें कभी भी वेस्टर्न सैंक्शन लगाओगे या किसी भी तरीके का मिलिट्री प्रेशर दोगे, वो बेसिकली ये दोनों बात हर तरीके के सुपर पावर को कह रहा है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। if that is if that is done, we will simply block the state of hormuz। उनका सिंपल है, राइट। अब दूसरा एक आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है कि किसकी वजह से यहाँ पे हमेशा विवाद रहता है, तो वो हो सकता है कि यूएस नेवी के प्रेजेंस की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न कंट्रीज की जो नेवल फोर्सेस है इस एरिया में फ्रिक्वेंटली डिप्लॉयड रहती है, कि जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे आपको हमेशा दिखेंगे फ्रिक्वेंटली डिप्लॉयड, ठीक है। अब ये फ्रिक्वेंटली डिप्लॉयड क्यों रहते हैं? फ्रीक्वेंटली डिप्लॉयड क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो हो रहा है उस रूट्स के थ्रू उसको सिक्योर करना। आप ये देख लो कि जितने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो लेंथ है, ऑलमोस्ट कितना लेंथ है, 160 से 170 किलोमीटर लेंथ हो गया। कितना है? 160 से 170 किलोमीटर लेंथ है, राइट। और विथ उसका कितना है, जो कि नैरो पॉइंट पे 30 से 35 किलोमीटर। अब उनका कहना है कि ये जो पूरा जो उनका लेंथ एंड विथ है उसके अंदर ये लोग अपना यूएस नेवी वहां पे हमेशा डिप्लॉय रहती है, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया जो भी ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है उस रूट्स के थ्रू उसे वी नीड टू सिक्योर इट। वो कहते हैं कि वी नीड टू सिक्योर इट, एंड दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजन। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा वो हमेशा चाहते हैं कि उनका एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वहां पे उस पैसेज पे बना रहे। तो मेन रीजन ये है। उसके अलावा आप देखेंगे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, आपको रीजनल पॉलिटिक्स या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं, वो दिखेगा। वो क्या है कि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट जो है, इन टोटालिटी मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक सेंसिटिव रीजन है। और मिडिल ईस्ट में कहाँ है, जहां की जैसे ईरान, सऊदी अरबिया, इजराइल, यूएस के बीच एक जियो पोलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, राइट। किसके किसके बीच? ईरान, सऊदी अरबिया, इजराइल एंड सरप्राइजिंगली यूएसए। उन सब के बीच एक जियो पोलिटिकल राइवलरी चलती रहती है। एंड इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये जो अपना नैरो पैसेज है, ये कभी कभी ग्लोबल टेंशन का हॉट स्पॉट बन जाता है, जो कि अभी आप देखोगे, आप करंट सिचुएशन में देखोगे तो यही हुआ है। आप करंट सिनेरियो में देखोगे तो क्या हुआ है, क्या हुआ? क्योंकि एक सेंसिटिव रीजन है जहां पे, और एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी किनके बीच में हमेशा है कि ईरान है, इजराइल है, सऊदी अरबिया एंड यूएसए रहेगा। और इस जियोपॉलिटिकल राइवलरी की वजह से ये हमेशा ग्लोबल टेंशन का पॉइंट बना रहता है। तो द मेन रीजन फॉर ऑलवेज व्हाई देयर इज टेंशन एग्जिस्टिंग हियर इज द जियोपॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन दीज कंट्रीज, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हमेशा ये जो है हॉट स्पॉट बना रहता है। अब आप देखो यूएस नेवी का जैसे यहाँ पे पेट्रोलिंग है, वो हमेशा हम डिप्लॉय हो जाते हैं कि हम भैया इस रूट से जो भी ऑयल आ रहा है उसको सिक्योर करेंगे इस वजह से। और इस वजह से ईरान भी है, इजराइल भी है, सऊदी अरबिया भी है एंड यूएसए भी है। तो ये जियो पोलिटिकल राइवलरी तो उनका चलता रहता है, राइट। अब जो है कि इनका अभी करंट सिचुएशन क्या है, अभी करंट सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन आप देखोगे तो यही है कि वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ। अब और उसके बाद जैसा उन्होंने कहा था कि वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट देन डूइंग दिस, और उन्होंने अपना ये कर दिया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। धीरे धीरे डिप्लोमेसी के थ्रू बात हो रही है, जैसे इंडिया के कुछ ऑयल टैंकर्स को आज लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ, आज शाम को छोड़ा गया है। ऐसे डिप्लोमेसी के थ्रू बातें हो रही हैं, बट व्हाट दे नीडेड टू डू इज दे हैव डन इट, राइट। अब आता है कि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्या है। एक ग्लोबल एस्पेक्ट से हमने देखा क्यों इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल राइवलरी एंड ऑल दिस। लेकिन उसके बाद आ जाता है कि ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आपको पता होगा कि इंडिया पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडिया का ऑयल डिपेंडेंसी है स्टेट ऑफ हॉर्मू के थ्रू, ठीक है। हॉर्मू जल संधि के थ्रू इंडिया का पूरा ऑयल डिपेंडेंसी है कि आप पूरे तरह से डिपेंडेंट हो। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। और इंडिया अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट्स का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या आप ज्यादा ही समझ लो 85% से ज्यादा या प्लस, मतलब मोर देन 85% क्या करता है,
मोर देन 85% आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। किसके थ्रू इंपोर्ट करता है? तो वही स्टेट ऑफ हॉर्मो के थ्रू इंपोर्ट करता है। और इस नहीं, आई मीन कि इंडिया टोटल 85% अपना ऑयल जो है इंपोर्ट करता है, लेकिन उस 85 में से ऑलमोस्ट 40 to 50%, उस 85% में से ऑलमोस्ट 40 to 50% स्टेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू आता है। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, क्यों ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इंडिया जो है ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स, राइट। और कितना है, तो डेटा में मैं आपको बताऊं तो 85% से भी अधिक जो ऑयल है वो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आयात करता है, मतलब इंपोर्ट करता है। लेकिन उस 85% का अराउंड 40 to 50%, मतलब आप ऑलमोस्ट 50% ही समझो, वो स्टेट ऑफ हॉर्मो के थ्रू आता है, वो एक नैरो पैसेज के थ्रू आता है। अब जस्ट इमेजिन कि इंडिया के पास 100 लीटर बैरल, आप जस्ट मान लो कि फॉर एग्जांपल 100 लीटर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100 लीटर इंडिया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें से 85 लीटर इंडिया इंपोर्ट करता है, और उस 85 का आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 50% की, मतलब 40 से 44 लीटर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आ रहा है। मतलब आपने तो ऑलमोस्ट 50% कट डाउन कर दिया, अगर वो एक दिन के लिए भी बंद हुआ तो। 85 लीटर आप बाहर से मंगा रहे हो, और 40 से 45 लीटर या 44 लीटर जो है आपका एक पर्टिकुलर रूट से आ रहा है, एंड इफ दैट इज ब्लॉक देन यू आर गॉन। समझ गया ना। तो 85% जो इंपोर्ट है या उससे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है, इंडिया डिपेंडेंट है। तो ऑयल डिपेंडेंसी वन ऑफ द मेजर रीजन कि इंडिया का इतना ज्यादा ऑयल डिपेंडेंट है दूसरे पे, कि उस वजह से इंडिया हमेशा फंस जाता है। दूसरा उसका है कि एलपीजी का इंपोर्ट, आप देख रहे होगे कि अभी एलपीजी का क्राइसिस हो गया अचानक से इंडिया में। आप देख रहे होगे कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये अचानक से क्राइसिस कैसे हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एलपीजी सप्लाई है, उसका भी लार्ज पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। ये भी मिडिल ईस्ट से आता है, एलपीजी भी पूरा नहीं आता है, लेकिन एक लार्ज चंक जो है, वन ऑफ द लार्ज चंक जो है मिडिल ईस्ट से आता है। और इस एलपीजी शिपमेंट का मेजर रूट भी हॉर्मुज स्ट्रेट ही है, ठीक है। इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। आप समझो कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा, आपका ऑयल डिपेंडेंसी, यू बिकॉज यू आर फुली डिपेंडेंट। उसके बाद आपका एलपीजी इंपोर्ट जो हो रहा है मिडिल ईस्ट से आ रहा है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ वो भी आपका खत्म हो गया, राइट। उसके बाद आता है कि उसके ट्रेड कनेक्शन बिकम्स वन ऑफ द मेन रीजन। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ या अनब्लॉक हुआ तो उसका मेन रीजन जो होता है ट्रेड कनेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन रहा है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन जानते हो, अगर आप आईआर पढ़े हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया एंड मिडिल ईस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इंडिया का लार्ज ट्रेड शेयर जो है गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है? गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? लार्ज ट्रेड शेयर, मतलब जितने बड़े बड़े ट्रेड होते हैं उनके शेयर जो है गल्फ कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्रप्शन होता है तो इंडिया का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? एनर्जी सप्लाई, ट्रेड रूट्स, फ्यूल प्राइसेस, ये सब इंपैक्ट पड़ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होगे, जैसे कि ट्रेड कनेक्शन का एग्जांपल मैं एलपीजी इंपोर्ट्स के साथ अगर रिलेट कर पाऊं, तो मैंने आपको बोला कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन होता है तो इंडिया का सबसे पहले एनर्जी सप्लाई गड़बड़ होगा, एनर्जी सप्लाई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेड रूट्स इफेक्ट करेगा, ट्रेड रूट्स। उसके बाद दी मोस्ट क्या होगा कि फ्यूल का प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। फ्यूल प्राइसेस से आप देख रहे होगे कि ट्रेड कनेक्शन जैसे ही डिसरप्ट होता है, अभी एलपीजी के केसेस में आपको जहां 1000 रुपए का सिलेंडर मिलना है, कहीं के 2000 3000 मुंह मांगा प्राइस में लोग देने के लिए तैयार है। क्यों? बिकॉज कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें एक डिसरप्शन हो गया है, ठीक है। और डिस्पाइट वी हैव अ गुड रिलेशन विद गल्फ कंट्रीज, उसके अलावे उसके बावजूद जब हम लोगों ने क्राइसिस झेला 2-3 दिन, तो उसका वन ऑफ द रीजन हो जाता है ट्रेड कनेक्शन, राइट। और जैसे ही ट्रेड कनेक्शन इंपैक्ट होगा तो एनर्जी सप्लाई जो हो गया आपका उस पर इंपैक्ट हो जाएगा, ट्रेड रूट्स हो गया उस पर इंपैक्ट आ गया, फुल फ्यूल प्राइसेस विल सडनली स्काई रॉकेट, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आप देखिए कि करंट सिनेरियो में क्या है। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया पे ये इंपैक्ट पड़ सकता है, बट आप करंट इंपैक्ट आप देखो तो क्या है कि इंडिया पे करंट इंपैक्ट क्या है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ता है तो इंडिया में कुछ इमीडिएट इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फ्यूल प्राइसेस अचानक से बढ़ेंगे, एलपीजी का सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा, एंड एक जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होता है ये भी इंपैक्ट होगा। उससे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इसका क्या इंपैक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे इंक्रीज प्रेशर बढ़ जाता है। कि जैसे कि मान लो कि ग्लोबल ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया, ग्लोबल ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया
तो इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप देखोगे कुछ टाइम पहले न्यूज में भी आया था कि लोग अपने घर से टैंकर ले जाके पेट्रोल और डीजल उसमें फिल करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया लग गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से हमारा ये आता है वो शायद चोक हो गया है, जो ईरान ने चोक कर दिया है। उसकी वजह से क्या होगा कि ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ेगा, और जैसे ही ग्लोबल ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट होगा, इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ जाएगा। सो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गया है। ये आपका करंट इंपैक्ट है, वन ऑफ द करंट इंपैक्ट। दूसरा क्या है कि एलपीजी सप्लाई प्रेशर, क्योंकि अगर टैंकर मूवमेंट स्लो हो जाए तो एलपीजी सप्लाई चेन पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अभी क्या हुआ कि टैंकर का मूवमेंट ही तो स्लो हुआ। अभी क्या हुआ, उस रूट में टैंकर का स्लो मूवमेंट हो गया। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट बंद हो गया। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स जो हैं आके रुके हुए हैं काफी टाइम से, 3-4 दिन से। आज लेटेस्ट न्यूज है कि 2 शिप को इन्होंने क्रॉस करने दिया है, ठीक है। टैंकर का मूवमेंट जैसे स्लो होगा, एलपीजी का सप्लाई प्रेशर हो जाए, क्योंकि इंडिया के पास एक लिमिटेशन है एलपीजी सप्लाई प्रेशर का, राइट। इंडिया के पास एक सर्टेन लिमिटेशन है। उसके बाद एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या है, आप यूं समझो कि इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंडिया क्या क्या करता है बेसिकली, कि मतलब डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी मतलब एक विविधता उनके पास है। मतलब ये कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रूट से डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसका 85% हमारा जो इंपोर्ट होता है उसका 40 to 50% एक पर्टिकुलर रूट से होता है। बट बाकी का जो 50 से 60% है, हम लोग कहीं ना कहीं से तो ले रहे होंगे। तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है हमारा। उसमें क्या है कि रसिया से ऑयल इंपोर्ट्स इंक्रीज बढ़ जाता है। अगर हमें इस रिस्क को रिड्यूस करना है, ऊपर के 2 रिस्क जो मैं आपको बताया कि फ्यूल प्राइस इंक्रीजेस, एलपीजी सप्लाई प्रेशर, अगर इन दोनों रिस्क को हमें रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें रसिया से ऑयल इंपोर्ट्स को रसिया से ऑयल इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये हो सकता है। उसके बाद होगा कि यूनाइटेड या यूएस से भी ऑयल परचेस इंडिया कर रहा है, उससे भी हमें शायद इंक्रीज करना पड़ सकता है। उसके अलावे क्या होगा कि एक अल्टरनेट सप्लाई रूट्स हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये सब हम कर रहे हैं अभी, कि रसिया से हमने ऑयल इंपोर्ट्स को इंक्रीज कर दिया है, यूएसए से भी ऑयल परचेज कर रहे हैं। उसके अलावा जो अल्टरनेट सप्लाई रूट है उसे भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। जो अल्टरनेट सप्लाई रूट है हमारा, उसे भी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। ये अल्टरनेट सप्लाई रूट कौन है, जहां से हम लोग 50 to 60% जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि 40 to 50% एक पर्टिकुलर रूट से आता है, राइट। राइट। सो उसके अलावा जो अल्टरनेट सप्लाई रूट है हम उसे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, करेक्ट। अब आता है कि इसका फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है। अभी तो ठीक है करंट इंपैक्ट ये चल रहा है, लेकिन एक फ्यूचर सिनेरियो क्या हो सकता है। तो फ्यूचर सिनेरियो कुछ नहीं कि आप जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, विथ जो 30 से 35 किलोमीटर है, जिसका विथ कितना 30 से 35 किलोमीटर और लेंथ कितना है 160 से 170 किलोमीटर, ये जो एक छोटा सा नैरो पैसेज है, तो इसका फ्यूचर सिनेरियो आप ये समझो कि अगर भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि अभी मेजर कॉन्फ्लिक्ट आप मत समझो, अभी माइनर कॉन्फ्लिक्ट ही समझो, लेकिन इन केस अगर इस रूट में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मैं आपको एक भविष्य पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, एक फ्यूचर सिनेरियो बता रहा हूँ। इट माइट बी हाइपोथेटिकल बट इट इज टोटली प्रैक्टिकल, ठीक है। कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस रूट में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला एक आपको एक टोटालिटी में एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस देखने को मिलेगा। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ये आपको एकदम 100% होगा। उसके बाद जितने भी तरह के एनर्जी होते हैं उसके प्राइसेस रैपिडली आपको इंक्रीज हो जाएंगे, रैपिडली। वो किसी भी तरह की एनर्जी हो, ठीक है, एनर्जी प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पूरे देश का, पूरे ग्लोब का, मतलब अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे। इस पे तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे एक निगेटिव इंपैक्ट ऑब्वियस सा बात है पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वार हैज नो सॉल्यूशन। वार हमेशा पीपल को, वार हैज ऑलवेज गिवन इंसॉल्वेंस टू द पीपल। वो गरीबी देगा, वो आपको मारेगा, वो भुखमरी देगा, ठीक है। वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इवन द कंट्री हु इज डोमिनेटिंग विल फेस क्राइसिस लेटर, राइट। सो ये वार का एक ड्रॉबैक है, ये एक सबड्यू है, ऑलराइट। सो ये एक फ्यूचर सिनेरियो हो सकता है कि ग्लोबल क्राइसिस, एक अचानक से आपको ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलेगा तेल का, ठीक है, जो कि आपको धीरे धीरे ग्राउंड पे दिखने लग रहा है। उसके बाद एनर्जी प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावे क्या होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसी इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा ट्राई करती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हमेशा ओपन रहे एंड सिक्योर रहे। एंड उसी का मेन रीजन है जो मैं आपको बताया यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि प्रेजेंस ऑफ यूएस नेवी। क्योंकि इनका इम्पैक्ट यही है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि यूएस हैज अपर हैंड ऑलवेज इन इंटरनेशनल रिलेशन। सो ये हमेशा यही कहते हैं कि वी नीड टू सिक्योर दैट वाटर पैसेज, वी नीड टू सिक्योर, नहीं तो कोई भी आके वहां पे हो सकता है कि कब्जा जमा ले। इसलिए टू सिक्योर दैट पैसेज ये लोग हमेशा वहां पे अपना हमेशा डिप्लॉयड रहते हैं, राइट।
तो ये था स्टेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड। मैं इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, बट मैं आपको वही बताया जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, ये न्यूज में है तो ये एक करंट अफेयर हो गया, ये न्यूज में है तो ये करंट अफेयर हो गया। और करंट अफेयर्स जैसे ही कोई न्यूज में टॉपिक एकदम हॉट, एकदम बर्निंग इशू होता है, तो उससे एग्जाम्स में आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। हो सकता है पूछ दे कि ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को, कौन कंट्री इसके कहाँ है, मतलब इसकी बेसिकली चौहद्दी पूछ दे स्टेट ऑफ हॉर्मूज का, इसका ग्लोबल इंपैक्ट पूछ दे, इंडिया का इंपैक्ट पूछ दे, कई तरह के क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, राइट। So whatever was possible, I just covered. Hope the video was good. If you like, please, if you like the video, please subscribe the channel. Thank you so much for watching.